दोस्तों, स्टडी ऐप से दूर चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो टेस्ट सीरीज हमारा तीसरा है। इसके सभी प्रश्न को देखेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ आएंगे। और 70% का श्योर है कि ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 70% आएंगे। तो आप टेस्ट सीरीज जितने भी हैं इसमें का इस टेस्ट सीरीज को देख लीजिएगा, ताकि आपको इसका एनालिसिस मिल जाएगा। अगर आपको और सब प्रकाशन का बुक देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट से देख करके इसमें मैथ्स वगैरह का है, हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह क्लास बहुत ही इंटरटेनिंग होने वाला है, इसीलिए अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा जो दिया है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध किससे है। यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध किससे है, तो ये प्रश्नली शिशु से संबंधित है। ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, प्रश्नली शिशु से संबंधित है। यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की मतलब संबंध जो है प्रश्नली से है। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीकी के द्वारा निसंतान को बच्चों को पैदा करने में सहायता मिलती है, ठीक ना। यह 1977 यानी 1977 से इसको स्थापना करके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की खोज की गई थी। और यह रॉबर्ट एडवर्ड और पैट्रिक्स स्ट्रैप्टो के द्वारा इसकी खोज की गई थी। चलिए इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। और आप लोग का एक क्वेश्चन और रहेगा, भारत में यानी भारत में जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का पहला बच्चा 1978 में पैदा करवाया गया था। यानी 1978 में पैदा करवाया गया था, जिसका नाम लुइस ब्राउन था, ठीक ना। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न अगर भारत की पहली महिला विदेश सचिव कौन थी। यानी भारत की पहली महिला विदेश सचिव जो है वो हो जाती है आपका ऑप्शन नंबर बी को चोचिला अय्यर। चोचिला अय्यर भारत की प्रथम विदेश महिला जो विदेश महिला सचिव हो जाती हैं, ये हो जाती है। इससे पहले कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। मेनका गांधी लोकसभा के सांसद हैं और उसके राज्यसभा के प्रथम महिला महासचिव BS रमा देवी जी हैं। और भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज, आप लोग इनका नाम बेहतरीन तरीके से जानते हैं। भारत का प्रथम IPS जो है किरण बेदी। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हमेशा आता रहता है, इसीलिए प्रथम से संबंधित आप लोग किसी प्रकार के प्रश्न को नहीं छोड़िएगा। और भारत के प्रथम न्यायाधीश का बात करें तो हो जाती है अन्ना चांडी, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 नंबर कह रहा है, सोमनाथ यानी द मेनी वॉइस ऑफ द हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब ये हो जाता है रोमिला थापर। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। रोमिला थापर के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था, जो कि आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वित्तीय सेवाओं का संबंध बहुदेशीय करार लागू किया गया था। यह कब लागू किया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी 1999 में इसको लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा 1999, ठीक ना। और इसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग जान लीजिएगा। इसके संबंध बहुदेशीय करार 1 मार्च 1999 में किया गया था। यानी 1 मार्च जो था, मार्च का महीना था 1991 में, इसको 1999 में इसको किया गया था। WTO का प्रथम चरण जो होता है 1 जनवरी 1999 और अंतिम रूप से स्वीकार किया गया था 1 मार्च को, ठीक ना। इससे पहले इसके स्थान पे इस WTO का स्थान पे क्या नाम रखा गया था, गेट यानी GATT। इसके स्थान पे WHO की स्थापना 1995 में किया गया। कब किया गया, तो 1 जनवरी 1995 1995 इसका सही जवाब है। WTO का मुख्यालय कहाँ हो जाता है, जिनेवा में हो जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कह रहा है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। यानी समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, तो ये आपका प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन नंबर हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें कह रहा है अधोसंरचना सुविधा का विकास करना, ये समावेशी का मतलब होता है जिसमें एकदम मिलजुल कर करना। और कृषि पुनरुद्धार की भी स्थिति होती है, और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाएं भी इसमें सम्मिलित होती हैं, इसीलिए उपयुक्त सभी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कह रहा है
ही डील्स डैश डैश राइस, यानी वह राइस को क्या करता है, तो इन राइस, यानी डील करने के लिए डील के साथ हमेशा इन का प्रयोग करते हैं, तो ही डील्स इन राइस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ पे हमेशा क्या होगा, जो फ्रेजल वर्ब लेता है डील हमेशा इन के साथ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसमें कह रहा है आई शैल हैव कम बिफोर द सनसेट, यानी आपका ये जो क्वेश्चन है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन है, और इसमें आप लोग को पता होना चाहिए जो पहले काम होता है उसको फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं, और जो दूसरा होता है सिंपल फ्यूचर में करते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो इसमें देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाता है, तो यहाँ पे दिया आपका कि सूरज के डूबने से पहले मैं घर आ जाऊँगा, इसमें है यही हमारा सही हो जाएगा। सूरज के डूबने से पहले घर आ चुका है ये नहीं हो सकता है, पहुंच रहा है वो भी नहीं होगा, घर आ जाऊंगा सूरज डूबने पर, ये गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए 7 का सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि आप लोग इससे पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए सभी परफेक्ट के जो पास्ट परफेक्ट का भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें चूज़ द मेन क्लॉज, इसमें मेन क्लॉज के बारे में बताना है कि कौन सा मेन क्लॉज होगा, और कह रहा है ही लाइक्स बनाना बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट, यानी इसके स्वाद के कारण इसे वह क्या करता है, बनाना वह जो है बनाना पसंद करता है क्योंकि इसका स्वाद कुछ बेहतरीन है। उससे 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ही लाइक्स बनाना, इसका मतलब उसे बनाना क्या है, पसंद है। ये आपका क्लॉज सेंटेंस में जो है इसको चुनना था। नेक्स्ट में बताना प्रीफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड, यानी कौन सा प्रीफिक्स आएगा जो इस सेंटेंस को पूरा करेगा। डेलिएबल को क्या सफिक्स लगा करके हम इसको पूरा करेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका इन, यानी इंडेलिएबल हो जाएगा। द इंक इज इंडेलिएबल, इसका सही जवाब हो जाएगा। इंडेलिएबल यानी अमिट है, यानी जो मिट नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन विद द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, एक व्यक्ति जो किसी चीज़ में महारत रखता है उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहलाता है, अनुभवी कहलाता है, यानी क्या कहलाता है, वेटेरन कहलाता है। वेटेरन यानी अनुभवी होता है। वैसे व्यक्ति जो किसी में एकदम परिपूर्ण रूप से क्या हो, घुल मिला हो, उसे वेटेरन कहते हैं, अनुभवी। और यहाँ पे जेनेरियस है, जेनेरियस में से होता है जीनियस, जीनियस को तो जीनियस हम नहीं कह सकते हैं, जीनियस तो किसी खास में हो सकता है। उसका सीजन यानी मतलब किसी स्पेशल महीना के लिए। और एम्बिडिक्चर ये भी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, यानी जिसे संविधान का आत्मा किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा कहा गया, तो ये हो जाता है संवैधानिक उपचार को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है, यानी आर्टिकल 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा के नाम दिया है, ठीक ना, इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 2 में दोहरे जोखिम यानी डबल जियोपॉर्डी का अर्थ है कि कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति, इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाता है कि इसमें ये व्यक्ति क्या करता है कि एक ही अपराध के लिए एक बार ही न्यायिक कार्रवाई और दंड का भागी नहीं बन सकता है। यानी अगर एक अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक, मतलब जैसे कि कोई आदमी है और आर्टिकल ये अनुच्छेद 20 के 2 में ये कहता है कि अगर आदमी कोई एक ही बार में 10 गो क्या कर दे, जोखिम भरा कार्य कर दे या कोई उल्लंघन कर दे, तो उसको किसी भी अलग अलग मतलब क्षेत्र में उसको सज़ा नहीं दिया जाएगा, उस सभी काम के लिए उसको एक बार सज़ा दिया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी हो सकता है जब वह, यानी सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। सही बात है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो, तो जो भारत का नागरिक हो तो जाहिर सी बात है उसे लोकप्रियता चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके पास तीनों सेनाओं का कमांड होता है, नहीं तो वह उसका मतलब गलत इस्तेमाल कर सकता है। अगला है भारत सरकार या राज्य सरकार किसी न लाभ के पद पर आसीन हो, यानी उसे भारत के द्वारा किसी न किसी पद पर
मतलब बैठाया गया हो, यानी वह भारत से लाभान्वित हो रहा हो के पद पर लाभान्वित न हो। यानी अगर उसको किसी भी प्रकार का भाग, जैसे टीचर ही मान के चलो, टीचर है, कोई राष्ट्रपति बन गया तो उसको सबसे पहले वह राष्ट्रपति के लिए मतलब तो एलिजिबल है नहीं, क्योंकि उसको लोकसभा का लोकप्रियता नहीं मिल सकता, योग्यता नहीं मिल सकता है। अगर बाय द वे मिल जाता है तो उसको सबसे पहले जो आपका पद है वो यानी लाभ का जो पद है उसको छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, राज्य में कार्यवाही शक्ति का प्रधान कौन होता है? यानी राज्य का जो कार्यभार का शक्ति जिसके हाथ में होता है वह कौन व्यक्ति होता है? तो ये आपका होता है राज्यपाल। यानी राज्य में राज्यपाल का ही सत्ता होता है, वही सर्वोच्च कार्यपालिका का शक्ति का प्रधान होता है, मुख्य व्यक्ति होता है। जिला परिषद का सचिव कौन होता है? तो जिला परिषद का सचिव आपका होता है जिला विकास पदाधिकारी, यानी बीडीओ जिसके नाम को कहते हैं, तो बीडीओ हो जाता है। जिला विकास पदाधिकारी जिला परिषद का सचिव होता है। चौखाट में नहीं अटता, यानी चौखाट में नहीं अटता किनकी यह लिखी हुई कविता है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनामिका के द्वारा यह लिखा हुआ प्रश्न है। यह अनामिका द्वारा लिखी गई है, यानी चौखट में नहीं अटता। अगला क्वेश्चन है, तिमिर शब्द का अर्थ क्या होता है? तिमिर मतलब धुंधला होता है और यह अंधकार से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? यानी घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाता है कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है, यानी जो जुझारू होते हैं, यानी किसी भी काम को करने के लिए क्षमता रखते हैं, उनके लिए कोई भी काम आसान ही लगता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तो ये हो जाता है आपका तत्पुरुष समास। नीति में निपुण, यानी में आ जाएगा, इसमें आप लोग कर्ता ने कर्म के करण से ये उसी के अनुसार आता है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत है नीति में पूर्ण, यानी नीति से पूर्ण, ये आपका कर्मधारय तत्पुरुष हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। घर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? निकेतन, सदन, भुवन या फिर निलय। तो 20 नंबर प्रश्न का आपका भुवन सही जवाब हो जाएगा। इसका मतलब जो होता है अर्थ हो जाएगा भुवन, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होता है। तो कैसी अनुक्रमानुपाती होता है? तो आयामों के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या हमारा 22 कह रहा है, बर्नौली का प्रमेय निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? यानी बर्नौली का जो सिद्धांत है किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का जवाब हमारा हो जाता है, बर्नौली का जो सिद्धांत है ये किस पे संबंधित है? तो ये हो जाता है आपका द्रव्य के प्रभाव पर संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बर्नौली का सिद्धांत जो है द्रव प्रभाव से ही संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, समान द्रव वाले पदार्थ के एक समान गोला या डिस्क या ठोस सिलेंडर आनत तल के विरामावस्था को लुढ़काए जाते हैं, निम्न में से कौन से पहले तल पर पहुंचेगा? यानी इनमें से कौन सा सबसे पहले तल पर पहुंचेगा? तो ठोस गोला जो होगा सबसे पहले वह पहुंच जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कह रहा है, प्रकाश के किरणें एक समतल दर्पण के अभिलंब आपतित होती हैं, तो इनका विचलन कैसे होता है? यानी इनका विचलन कैसा होगा? 24 नंबर का ये हो जाएगा, शून्य विचलन होगा, इसका विचलन नहीं होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 25 नंबर कह रहा है कि प्रकाश की चाल आवृत्ति में निम्नलिखित, यानी प्रकाश की चाल जो होती है आवृत्ति में निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित है? प्रकाश के चाल के लिए जो सूत्र होता है वह किसके लिए होता है? तो ये हो जाता है चाल बराबर आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य, यानी चाल को हम लोग क्या कहते हैं? चाल बराबर एन इंटू लैम्डा होता है, यानी वेलोसिटी बराबर क्या होता है? एन इंटू लैम्डा, यानी एन इंटू लैम्डा से इसको सूचित करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी, यानी आवृत्ति गुण इंटू चाल सॉरी तरंगदैर्घ्य, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, स्वस्थ मानव की फोक्शन किया जाता है, यानी स्वस्थ मानव का नेत्र में फोक्शन किस प्रकार का किया जाता है? तो ये हो जाता है 26 नंबर का सही जवाब ऑप्शन
नंबर ऑप्शन नंबर सी रेटिना हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब, पक्ष काल, यानी इसको कहते हैं हम लोग सिलियरली मांसपेशिया के द्वारा यह फोकसित किया जाता है, यानी पक्षमाभी द्वारा इसका क्या किया जाता है, तो इसको प्रकाशित किया जाता है, फोकसित किया जाता है। अगला प्रश्न है, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है। अब किस कारण से पीछे, अगर दीवार के पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसकी आवाज़ पहचाना जा सकता है? ये विवर्तन की गुणवत्ता के कारण होता है, विवर्तन और उसके गुणवत्ता के कारण ही ऐसा संभव हो सकता है कि पीछे अगर दीवार के कोई व्यक्ति बोल रहा है तो अगर उसका आवाज़ आ रहा है तो उसको पहचाना जा सकता है। गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए निम्नलिखित में से इनमें से तार लगाया जाता है, यानी गैल्वेनोमीटर में आमीटर को बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर को आमीटर में अगर बदला जाएगा तो इसमें से किसका प्रयोग किया जाएगा ताकि ये बदला जाएगा, तो ये सी हो जाएगा, यानी निम्न प्रतिरोध समांतर के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है। निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, तब ये हो जाएगा गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदल जा सकता है। अस्थाई चुंबक बनाए जा सकते हैं, यानी जो अस्थाई चुंबक होते हैं परमानेंट मैग्नेट किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये कोबाल्ट के द्वारा बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कोबाल्ट जो होता है बहुत ही शक्तिशाली चुंबक बनाने में हेल्प करता है, तो इसीलिए हो जाएगा कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, यानी जो ट्रांसफार्मर होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो यह पर्याप्त पर्यावृत्ति धारा के रूप में, यानी यह हमेशा एसी में ही काम करेगा, इसमें डीसी शब्द नहीं आएगा। यह एसी को क्या करेगा, उपापचयी और उपचयी, यानी वो बढ़ाने और घटाने, एसी को क्या करेगा, बढ़ाने और घटाने का काम करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रेणी क्रम, आप लोग श्रेणी क्रम में योग बताना है, एसएन बनाना है, आप लोग इसको एसएन को सॉल्व करके बताइएगा कि इसका योग क्या होगा। अगला है के का मान और इसमें निर्देशांक बिंदु और संरेखी बताना है कि अगर देखिए इसमें से निकालिएगा इन दोनों का दूरी और इन दोनों का बीच का दूरी, उसके बाद से लास्ट और फर्स्ट का दूरी निकालिएगा और तीनों समान आएगा तो संरेखी है, अदरवाइज नहीं। और संरेखी के लिए इसमें के जगह पे क्या रखा जाएगा ये मान आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है दो पासों के एक साथ फेंकने पर आई उनकी योग्यता, ये भी आप लोग आंसर जरूर कमेंट में करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या हमारा 34 नंबर है, साइन थीटा कॉस थीटा से संबंधित है, यह त्रिकोणमिति से संबंधित है। इस प्रश्न को आप लोग खुद हल करके मेरे पास आंसर कमेंट में करिएगा। यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन भी देखिए आपका, इसमें अब क्या करना है, इसको डिवाइड करिएगा, यानी इसमें x का वैल्यू रखिएगा तो इसमें से कौन सा इसको सूट करेगा, यानी 0 आ जाएगा। p बराबर पोलिनोमियल से संबंधित है, बहुलक से संबंधित है, बहुलक कह रहे हैं, बहुपद से संबंधित है, इसको आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। 35 और 36 नंबर इसमें गुणनखंड निकाल के बता देना है। इसके बाद द्विघात समीकरण से संबंधित वास्तविक मूल क्या होगा इसको बता देना है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो है ये सॉफ्टवेयर के अध्ययन से अलग निम्नलिखित में से इसका क्या क्रमबद्ध तरीका होगा। इसको आप लोग क्या करिएगा, स्वरों को हर बार साथ साथ रखने पर, यानी स्वर जो है स्वर वर्ण होते हैं और स्वर यानी हम लोग उसको वोवेल कहते हैं ना, तो इसको सजा करके आप लोग बताइएगा। इसमें ये आपका परमुटेशन कम्बिनेशन से संबंधित प्रश्न है, इसको आप लोग आंसर कमेंट में करिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए मैथ का है, ये लड़कियों और यानी सीटिंग अरेंजमेंट वाला मैथमेटिक्स है, इसको आप लोग करके बताइएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का गुणनखंड निकालिएगा, इसमें से कौन सा इसका गुणनखंड होगा उसको बता दीजिएगा। उसके बाद हम लोग 41 नंबर यानी 41 नंबर क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, यानी हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, तो कांस्ययुगीन से, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। कांस्ययुगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कांस्य युग के नाम से जानी जाती है। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे, यानी जैनों के प्रथम तीर्थंकर के नाम से आपको पता होना चाहिए, जो है ऋषभदेव है और इनका जो प्रतीक है सांड है। ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सही। महाबोधि मंदिर यानी महाबोधि मंदिर या महाजागृत मंदिर बौद्ध मंदिर है जो कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है आपका बिहार में स्थित है। बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, महाबोधि मंदिर तो बिहार में स्थित है। और आपसे पूछेगा कि वहाँ यह मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है, विश्व शांति स्तूप भी राजगीर में स्थित है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रख लीजिएगा, यह बिहार के गया जिला में क्या है स्थित है। और आपसे कुछ पूछेगा विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है, तो आप लोग बताइएगा ये कहाँ है, राजगीर में है। और विष्णुपद मंदिर जो है गया में स्थित है।
और उसके बाद से एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपसे पूछेगा जल मंदिर कहाँ है, तो ये पावापुरी में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, ये हुआ था बोध गया में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा दिया हुआ है, इसमें बता देना है कि हर्षवर्धन कब इनका डेथ हुआ था, तो ये हो जाता है 647 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 44 अभी तो पढ़े हैं, जस्ट हमारा कितना था 47 नंबर प्रश्न था, सॉरी इसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। यहाँ पे 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि महमूद गजनवी, यानी महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका फरिश्ता, यानी फरिश्ता जो था वो महमूद गजनवी के साथ में आया था। नहीं, महमूद गजनवी के साथ फरिश्ता नहीं आया था, यह अलबरूनी आया था। ऑप्शन नंबर यह मोरक्को का था जो अलबरूनी को लेकर के महमूद गजनी आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं प्रशासन की बुनियादी और आवश्यक तत्व है, यानी प्रशासन का जो बुनियादी यानी शुरुआती और आवश्यक तत्व है वह कौन हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यह संगठन, यानी प्रशासन के लिए हमेशा क्या चाहिए, संगठन चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी, तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह तुर्की भाषा में, तुर्की अफगान का था इसीलिए तुर्की भाषा में इसको लिखा था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है, यानी प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह कहाँ पर स्थित है, प्लासी जो वर्तमान में अभी जो है तो कहाँ पे स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, प्लासी जो है पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचन होने वाले पहले यूरोपियन कौन थे, यानी पहले यूरोप का वह कौन व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए नामित किए गए थे, तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसका नाम था जॉर्ज यूले थे। यह प्रथम यूरोपीय व्यक्ति थे जिनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल में 27 डिग्री से तापक्रम 100 डिग्री सेंटीमीटर से अधिक की आवश्यकता पड़ती है, और किस ट्रॉपिकल में ये होता है, किस उष्णकटिबंधीय में होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चावल के लिए, ठीक ना। इसके लिए 27 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वर्षा से अधिक की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये आपका कटक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का वह सबसे बड़ा कौन सा बंदरगाह है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है, यानी कुल निर्यात का 5वें भाग को संभालने वाला कौन सा बंदरगाह है, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी मुंबई का बंदरगाह, यानी मुंबई 5वें हिस्सा मतलब सबसे ज़्यादा 5वें भाग यही अकेले खुद संभाल लेता है, इसीलिए इसका करेक्ट जवाब हमारा हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडलीय ओजोन के ऊपरी परत निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, यह किसकी बनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन और परमाणु ऑक्सीजन के परमाणुओं के संयोजन से बनी रहती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भूचाल का अपकेंद्र क्या है, यानी भूचाल जो आते हैं भूकंप आते हैं उसका अपकेंद्र क्या है, तो ये होता कैसे, तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र के ऊर्ध्वाधर होती है वही भूचाल अपकेंद्र कहलाता है। अगला है अंकलेश्वर मंदिर डैश डैश के लिए जाना जाता है, जो अंकलेश्वर मंदिर है किसके लिए जाना जाता है, तो यह अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है, तो ये तेल के लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है, तो ये तेल के लिए, यहाँ पे तेल शोधक कारखाने हैं इसीलिए अंकलेश्वर तेल के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं, यानी लक्षद्वीप के जो लोग होते हैं वह बोलते हैं मलयालम, यानी केरल भी आसपास में है तो केरल के लोग और लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की बालक और बालिकाओं की अनुपात सबसे अधिक कम है, सबसे कम बालक और बालिकाओं का अनुपात किस राज्य का है, तो ये हो जाता है आपका हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिक कैलोरी का मान विद्यमान होता है, तो ये होता है आपका मक्खन में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड आप लोग को पता होना चाहिए। 49 का क्वेश्चन है नाइट्रस, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पीतल किसका मिश्र धातु है, तो ये हमेशा पूछता है, तो पी से या पीतल, यानी पी से पीतल, पिताजी आप लोग याद रख लीजिए, यानी पिताजी। पी फोर पीतल, ता फोर तांबा और जी फोर जस्ता। देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है, ये ट्रिक आपका बिल्कुल सटीक बैठ जाएगा, यानी 60 नंबर का ऑप्शन नंबर बी पीतल तांबा यानी तांबा जस्टा हो जाएगा ना, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं 61 नंबर लाफिंग गैस का मुख्य घटक कौन सा है, यानी मुख्य घटक किसको लाफिंग गैस का माना जाता है, तो मीथेन होता है, ऑप्शन नंबर ये जो होता है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिया सलाई का प्रयोग किया जाता है फास्फोरस का अपरूपता में होता है, यानी अपरूप में होता है, तो किस अपरूपण में होता है, तो ये होता है लाल फास्फोरस, यानी रेड फास्फोरस होता है, उसी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परमाणु क्रमांक संख्या 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यानी जिसका 20 होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो आप लोग को पता है 2882 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक ना, और इसका आप लोग को पता होना चाहिए, ऐसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते हैं। ठीक ना, और आप लोग कमेंट में बताइएगा 20 जो परमाणु क्रमांक वाला है किस तत्व का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि कौन सी, यानी बुखार अगर आपको लग जाता है तो इसको नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए कौन सा दवाई दिया जाता है, तो आप लोग हमेशा सुने होंगे पैरासीटामोल, और ये पेनिसिलिन जो होता है पेन किलर होता है, यानी दर्द निवारक होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वनस्पति तेल का घी में परिवर्तन कैसे होता है, नाइट्रोजन के हाइड्रोजन या नाइट्रोजन से होता है, इसमें आप लोग ऑप्शन देख लीजिए हाइड्रोजनीकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण से या तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। और अगला है समुद्री शैवाल क्या होता है, यानी समुद्री शैवाल क्या होता है, तो समुद्र का शैवाल जो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है, आयोडीन होता है, यानी आयोडीन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक होता है। 67 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह कोशिका भित्ति का घटक होता है। अगला है भ्रूण विकास निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य का पूर्ति करता है, तो यह किसके द्वारा यह अपना खाद्य का पोषण करता है, तो ये गर्भाशय के द्वारा करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसके बाद पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है, यानी पीनियल ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है, तो ये पाई जाएंगी आपका मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुल सकता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा वसा में घुलने वाले जो होते हैं कीड़ा, यानी KEDA कीड़ा, यानी के विटामिन, ई विटामिन, डी विटामिन, ये जो है वसा में घुलती है, बाकी सब जो भी है कहाँ घुलती है पानी में, यानी विटामिन बी जो होगा आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, पानी में घुलने वाला। देख लीजिए के है, के तो नहीं है इसमें, डी है, ए है, ये सभी वसा में घुलनशील है और बाकी सब पानी में घुलते हैं, तो बी नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है, यानी कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लिए बेहतरीन होता है, तृतीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र अगर आपसे पूछे तो कृषि क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र कहें तो आप इसके अंतर्गत किसको रख सकते हैं, फैक्ट्री वगैरह को रख सकते हैं, और तृतीयक क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है, तो ये होता है व्यक्तिगत इकाई से, यानी पर्सनल व्यक्ति के लिए यह डिपेंडेंट होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2023 तक भारत का कुल
कितने रामसर स्थल हो जाएंगे? भारत का कुल रामसर स्थलों की संख्या हो जाएगी 75, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग इसी के साथ देख लिए, अभी तक 14 था, उस समय तक 1971 तक इसकी संख्या 14 थी, लेकिन अभी 2023 तक कितने हो गए हैं? 75 हो चुके हैं। और उसके बाद से अगला क्वेश्चन है हमारे, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या होता है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जो होता है जनसंख्या का तीव्र से बढ़ना, यानी भारत में अनियंत्रित जनसंख्या बढ़ने के कारण यहाँ बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है। अगला है, मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि, यानी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि संविधान सभा उसे उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं दे रहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी, उनको उतना मतलब जितना छूट चाहिए था उनको उतना छूट नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने इसको मान्यता प्रदान नहीं की थी, यानी उसे उतना महत्व नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन, यानी 76 नंबर क्वेश्चन करा, अन्य और अन्य की संधि से बना शब्द होता है, यानी अन्य शब्द से मिलकर के क्या बना होता है? तो ये होता है आपका अन्याय, यानी अन्याय बना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, अन्याय में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली में शासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है? यानी उत्कृष्ट यानी नोबेल गैस के अंतर्गत कौन नहीं आता है? 78 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये क्लोरीन जो होता है उत्कृष्ट गैस के अंतर्गत यानी नोबेल गैस के अंतर्गत नहीं आता। बाकी सब आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सभी नोबेल गैस के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन जो है समूह नहीं है? हाइड्रोजन के समूह के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो ये आपका 79 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्लोरीन जो होता है हाइड्रोजन ग्रुप का समूह नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा है 80 नंबर का, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? इसमें से कौन है जो जल से भी हल्का होता है? तो सोडियम, यानी सोडियम को आप जैसे जल में रखिएगा तो वह क्या तैरने लगता है, बाकी सब इसमें जितने भी है वो पानी में डूब जाते हैं, और जिसका घनत्व तो जितना अधिक होता है वो डूब जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना था? यानी जो पार्टियां बदलने वाली जो अधिनियम था यह कब बना था? तो 1985 ईस्वी में बना था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और इससे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें संशोधन कब किया गया था, किस संविधान आर्टिकल के तहत? तो 52 यानी 52वां संविधान संशोधन 1985 में यह कानून बनाया गया था और इसको जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची में, ठीक ना। उसके बाद 2003 में 91वां संविधान संशोधन के तहत इसका संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? यानी संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीतने वाला कौन सा देश बन गया है? कर्नाटक। देश कह रहे हैं, किसने जीता है संतोष ट्रॉफी? तो ये स्टेट द्वारा होता है, तो ये कर्नाटक द्वारा इसको जीत लिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद भारत का सबसे पुराना जो फुटबॉल कप है उसका नाम क्या है? तो ये डुरंड कप के नाम से जाना जाता है, आपको ये भी याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक तन्य धातु होता है? यानी किसको सबसे ज़्यादा लंबा तार खींचा जा सकता है? तो ये होता है गोल्ड यानी सोना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा? यानी फ्रीडम इंडेक्स, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसमें भारत का स्थान क्या है? इस 84 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 161वां इसका स्थान है। बहुत ही ख़राब लग रहा है ना जी, 161वां स्थान, यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वां स्थान भारत का है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? यानी पौधे जब श्वसन करते हैं तो अंतिम रूप से क्या छोड़ते हैं? तो वो अंतिम रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा छोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है गर्म मुद्रा, यानी तुरंत ही विलुप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, खुला आकाश नीति ओपन स्काई पॉलिसी क्या है? यानी खुला विकास की नीति यह क्या है, किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यह नगर विमान मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के प्रारंभ में की गई एक नई योजना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं है? यानी राजस्व जो प्राप्ति है राज्य को जो मिलता है इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो
ऋणों की असूली, यानी ऋण का असूली यानी कर्ज का जो असूली होता है, यह इसमें सम्मिलित नहीं होता। इसके अलावा जो ब्याज होता है, संपत्ति का किराया होता है, लाभ और लाभांश, ये सभी उसमें सम्मिलित होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रुपए की परिवर्तनशीलता का उद्देश्य। रुपए का परिवर्तनशीलता का क्या उद्देश्य है? तो ये होता है कि अगर परिवर्तनशील है तो निर्यात में वृद्धि होगा, सही बात है। नौकरशाही में नियंत्रण की कमी होगी, ये भी बात सही है। हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन भी कम मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 90। द्वैध शासन प्रणाली लॉर्ड रिपन के समय आया था। प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों पे 2 भागों में आरक्षित हस्तांतरित विषय विभाजित किया गया था। आरक्षित विषयों का निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? 90 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यह स्थानीय स्वशासन इसमें शामिल नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में प्रशिक्षण और विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया गया था, यानी किसे चुना गया था इसको जांचने पड़तालने के लिए? तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू को इसका परीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया था। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जो भारत के न्यायाधीश हैं, वह कितने नंबर के न्यायाधीश हैं? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 50वां यानी 50वां नंबर के ये जो अभी जस्टिस बने हैं, न्यायाधीश बने हैं, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, वो भारत के 50वां नंबर के जस्टिस हैं। और इससे पहले आपसे पूछेगा 49वां नंबर के न्यायाधीश कौन थे? तो यू ललित कृष्ण संश्लेषित थे। और इसके बाद से आप लोग ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका कहा जाता है, यानी ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो कुछ आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट सुन लीजिए। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? और मैनचेस्टर शब्द उसे कहते हैं जहाँ पे सूती उद्योग होता है। तो पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका हो जाएगा, चीन का मैनचेस्टर शंघाई हो जाएगा, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद हो जाएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर हो जाएगा, और उसी के साथ दक्षिण भारत का मैनचेस्टर का बात करें तो आप कोयम्बटूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 94 नंबर क्वेश्चन है, 1991 की नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता क्या थी? 1991 का जो आर्थिक व्यवस्था थी यह थी आपका उदारीकरण की नीति अपनाना, अधिक बाजार का अभिमुखीकरण करना और निजी क्षेत्रों का विस्तार करना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पवनार आश्रम का संबंध किससे, यानी पवनार आश्रम किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पवनार, ये विनोबा भावे के द्वारा इसका संबंध ज़्यादा आता है। और उसके बाद से कुछ आपसे पूछेगा महात्मा गांधी के संदर्भ में, तो ये सेवाग्राम के अंतर्गत संबंध, इनका अगर सेवाग्राम संबंध लिखेगा यानी सेवाग्राम, तो आप महात्मा गांधी कर सकते हैं। और वहीं बात कहें जयप्रकाश नारायण, तो सर्वोदय योजना के तहत इनका नाम आता है। रविंद्रनाथ टैगोर का अगर बात करें तो शांति निकेतन इसके संकेतक हैं। और इसमें कह रहा है कि ऑलरेडी स्पेलिंग को करेक्ट करना है, तो इसमें डबल एल नहीं होता, आप लोग को ये बात पता होना चाहिए। इसमें सिंगल एल होता है, इसीलिए सिंगल एल वाला जो है उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक अल्कोहल, वह व्यक्ति जो कभी नशा नहीं करता है, कभी शराब नहीं पीता, उसको क्या कहते हैं? आप बताइए। सबसे नंबर ऑप्शन नंबर ए हमारा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बी नंबर है टीटोटोरल, यानी टीटोटोरल किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति कभी शराब नहीं पिया हो उसको क्या कहते हैं? टीटोरल कहते हैं, यानी टीटोलरल कहलाता है। और आपका एबेंडलर मिस क्या होता है? तो इसका आंसर तो हमारा यही हो जाएगा, लेकिन कुछ वर्ड मीनिंग है। एबेंडलर मिस होता है परित्याग करने वाला, ये नहीं होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया हमारा सी नंबर के, इसका भी आप ये आंसर नहीं कर सकते। नोटलिस में नित्याचार यानी निशाचार, ये जो रात को चलता है। और एल्कोहलिक तो मतलब आपको पियक्कड़ पता ही होना चाहिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ तो नहीं जो पीने वाला है तो टीटोटैलर होता है, टीटोटैलर यानी जो कभी ड्रिंक नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 98 नंबर क्वेश्चन का, इसमें कह रहा है मैं नाश्ता कर चुका हूँ। इट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस का सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट का क्वेश्चन है। और इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मैं नाश्ता करता हूँ,
इसका सही आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। देखिए कहाँ इसमें है, तो आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, ये नंबर सही हो जाएगा कि नहीं, ये नंबर सही इसका। आई हैड नहीं हो सकता क्योंकि था हो जाएगा। हैज़ टेकन, आई के साथ हमेशा हैव लगता है, आपको याद होना चाहिए। आई हैव हैड, ले लिया हूँ, टेकन यानी माई ब्रेकफास्ट। यहाँ आप चाहें तो इसको भी, सॉरी यहाँ पे हैड नहीं होगा, अगर हैव होता आई हैव माई ब्रेकफास्ट तो ये भी सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हैड लग गया है तो नहीं होगा। यहाँ पे आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज़ द पैसिव वॉइस, यानी डू नॉट इंसल्ट द पुअर, यानी यहाँ पे क्या एडवाइस दिया जा रहा है, तो लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड, यानी आपका हो जाएगा लेट से स्टार्ट होगा, द पुअर तो ये होने नहीं जा रहा है, लेट द पुअर बी, उसके बाद इंसल्ट नॉट इंसल्टेड आएगा, यहाँ पे है आपका बी नॉट इंसल्टेड। आप बताओ बी नॉट, यानी बी नॉट इंसल्टेड, यानी सी नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव ही लगेगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाई को सपोर्ट करिए। इसमें क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट साइनोनिम्स, यानी पर्यायवाची शब्द बताना है, किसका, एसटीडी का। तो एसटीडी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्टेबल, यानी जो क्या है एकदम नियमित हो, स्टेबल हो, स्थिर हो, उसी को कहते हैं हम लोग एसटीडी भी उसी का अर्थ होता है, ठीक ना, स्टेबल कह सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आप कहा जाता है बूंद बूंद से ही सागर को भरा जाता है, और आप लोग मेरे सपोर्ट कीजिएगा तो भाई मेरे, मैं आगे तक आपके लिए मेहनत करते रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद मेरे देश के वासियों।